Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter वर्क एनर्जी एंड पावर। और हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन चल रहा है सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा। और सर्कुलर मोशन के अंदर में आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं रेडियल एक्सेलरेशन के बारे में। अब कई लोग बोलेंगे सर रेडियल एक्सेलरेशन तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, वापस से एक बार और रेडियल एक्सेलरेशन क्यों पढ़वा रहे हैं? तो बेसिकली देखो ये क्वेश्चन ही है जिसे मैं रेडियल एक्सेलरेशन की हेडिंग के अंदर में कवर कर रहा हूं, ठीक है। सो इस पर जो क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखो हम लोग क्या करते हैं। जैसे मान के चलो, देखो ये हमारे पास में एक्स और वाई मैंने एक्सिस ड्रॉ कर ली, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये मेरे पास वाई एक्सिस हो गई। क्योंकि हम लोग जानते हैं सर्कुलर मोशन इज अ एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, मोशन इन अ प्लेन का ही एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। इसके अंदर में मैंने क्या किया, मान के चलो आपके पास में एक पार्टिकल है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। श्योर है? ओके। नाउ यदि मैं यहां से देखूं तो मैं एक बात क्लियर कह सकता हूं कि लेट्स से यहां पर आपने ये ओरिजिन मान लिया है ओ 0,0, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, कोई दिक्कत? ओके। एक और बात मैंने मान लिया भैया इसकी जो रेडियस है वो आर मान लेता हूं, ठीक है। रेडियस आर मान लेता हूं, कैपिटल मान लो चाहे स्मॉल मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नाउ मोस्टली स्मॉल मानते हैं, स्मॉल लेते हैं क्योंकि हम लोग वेक्टर में लिखते हैं तो मोस्टली स्मॉल का यूज करते हैं, इसलिए बस, और कुछ भी नहीं है। लेट्स से अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट्स से मैंने क्या माना कि भैया यहां पर जो पार्टिकल है एट टी बराबर 0 पर, दैट इज द पोजीशन, मतलब टी बराबर 0 पर, टी बराबर 0 पर आपका पार्टिकल यहां पर ए पोजीशन पर है, ठीक है। यदि t बराबर 0 पर आपका पार्टिकल यहां पर है तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हम लोग एक बात और मान रहे हैं, और वो क्या है, देखो ये डायरेक्शन मैंने बता दिया है कि आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पार्टिकल आपका मोशन कर रहा है एक सर्कल के ऊपर। और हम लोग यहां पर और कुछ चीजें ले लेते हैं, कांस्टेंट स्पीड से यहां पर चक्कर लगा रहा है। कैसे लगा रहा है? पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, और या हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा, यहां पर क्या दिया गया है, कांस्टेंट ओमेगा से यहां पर आपका घूम रहा है। कांस्टेंट एंगुलर स्पीड या कांस्टेंट स्पीड कुछ भी लिख दो, मींस सिंपल सी बात है, आपका पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। अब यहां पर मैंने क्या बोला, लेट्स से इन टाइम टी आपका पार्टिकल यहां पर पहुंच गया है, ठीक है। नाउ योर पार्टिकल एट दिस पोजीशन, इस पोजीशन को मैंने नाम दे दिया बी। यहां पर पार्टिकल पहुंच गया एट टाइम टी, यहां पर पार्टिकल पहुंच गया। कोई परेशानी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए हैं एक्स कॉमा वाई। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने कितने मान लिए हैं? एक्स कॉमा वाई, मैंने यहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए हैं। चलो इतना भी ठीक है। अब यहां पर यदि मैं बात करता हूं, देखो आपको दिया गया है कि पार्टिकल जो है वो ओमेगा कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो भैया ये टी टाइम में यहां पर पहुंचा है तो इसने यहां पर एक एंगल बनाया होगा, और ये एंगल होगा थीटा। और ये थीटा कितना आएगा? तो आप बोलोगे थीटा विल बी इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो ये बात समझ में आ गई? श्योर है? ओके। अब यदि मैं इसकी पोजीशन की बात करता हूं, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल एट टाइम टी, सो मैं कह सकता हूं कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी क्या लिख सकता हूं? तो मैंने मान लिया ये है आर वेक्टर। कितना है? आर वेक्टर। सो यहां पर मैं देखो एक्स और वाई के फॉर्मेट में लिख रहा हूं, तो मैं इसे लिख सकता हूं एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप। लेकिन एक्स और वाई की वैल्यू कैसे लिखूं? तो भैया इस वैल्यू को मुझे इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिए। मैं किस फॉर्मेट में लाना चाहिए? सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। मैं क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे कर रहा हूं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया कि भैया देखो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। मैं क्या कर देता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस जगह पर। तो देखो ये वाली जो डिस्टेंस है वो आपकी एक्स हो जाएगी, और ये वाली जो है वो आपके पास में वाई हो जाएगी, यस। और ये आर है, और ये एंगल थीटा आपको दिख ही रहा है, यस और नो? ओके। तो अब आ जाइए जरा, यहां पर मैं क्या करता हूं, मैंने ये ऐसे बना दिया, ये ट्राइंगल बन गया, ये एंगल थीटा हो गया, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, और ये आपका आर है। तो यहां से आप देखिए, आप लिख सकते हो एक्स बराबर आर कॉस थीटा, और y बराबर आप लिख सकते हो आर साइन थीटा। क्या इसमें किसी को परेशानी है?
क्या मैं x बराबर आर कॉस थीटा और y बराबर आर साइन थीटा लिख सकता हूं? लिख सकता। देखो कॉस थीटा बराबर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस और साइन थीटा बराबर क्या होगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैंने इसको सॉल्व करके ये लिख लिया। तो इसका मतलब ये है कि यहां से मैं क्लियरली कह सकता हूं कि देयरफॉर आर वेक्टर कैन बी रिटन एज, एक्स की जगह मैंने लिख दिया आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ठीक है, वेरी फेमस क्वेश्चन, बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूं यहां पे। बोलो ये बात समझ में आ गई? सो कई बार आपको सवाल दिया जाता है कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन इज गिवन बाय दिस आर वेक्टर बराबर आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। अब मैं इसको जरा चेंज करता हूं और देखो मैं यहां पर आपको एक कंडीशन पहले बता चुका हूं कि थीटा बराबर ओमेगा टी है, मतलब थीटा की जगह मैं ओमेगा टी लिख सकता हूं। यदि मैं ऐसा करता हूं तो आपका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा आर कॉस थीटा की जगह आपने लिख दिया ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन थीटा, सॉरी थीटा की जगह आपने लिख दिया ओमेगा टी और जे कैप। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी। बोलो क्या टी टाइम पर, ये टाइम पर डिपेंडेंट आपका पोजीशन वेक्टर बन गया? यस, पोजीशन वेक्टर बन गया जो टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो अब मैं यहां से एक बात बता सकता हूं कि भैया यदि आपको पोजीशन वेक्टर यदि किसी पार्टिकल का मालूम है जो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो मैं वहां से वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकता हूं, मैं वहां से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकता हूं। बोलो कर सकता हूं या नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। तो इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैन बी रिटन एज, क्या लिखी जा सकती है? बोलो कैन बी रिटन एज, तो मैं लिखूंगा v वेक्टर बराबर का डी आर वेक्टर बाई डी टी, मतलब आएगा d बाई डी टी और r कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस का r साइन ओमेगा टी जे कैप। मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद से डिफरेंशिएट करें इसे और आंसर निकालें। तो बेटा v वेक्टर बराबर आएगा, देखो r तो सब जगह कॉमन है तो r को तो बाहर छोड़ दीजिए, ठीक है। अब कॉस का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा माइनस का साइन ओमेगा टी और इसका करोगे ओमेगा टी का तो इंटू आएगा ओमेगा और ये आई कैप रह जाएगा और प्लस देखिए आर तो मैंने पहले बाहर निकाल दिया, साइन का करोगे तो आएगा कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का करोगे तो इंटू ओमेगा और जे कैप। क्या ये आएगा? अब इसमें से मैंने क्या करना है, देखो ओमेगा को बाहर निकाल लेता हूं तो वी वेक्टर बराबर आएगा ओमेगा आर माइनस का साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस का कॉस ओमेगा टी जे कैप। क्या मेरे पास में ये वेलोसिटी की इक्वेशन बन रही है? इसमें मैं खुद कुछ सवाल बताऊंगा आप लोगों को, बिल्कुल डरना नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। वी वेक्टर बराबर ओमेगा आर माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप इज माई वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। क्या ये मुझे मिल चुकी है? बिल्कुल मिल चुकी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और मैं एक्सेलरेशन की तरफ मूव ऑन करता हूं। तो भैया मैं बोलूंगा कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल कैन बी रिटन एज, बोलो क्या, dv वेक्टर बाई डी टी। सो भैया इसका मतलब ये हो जाएगा कि a वेक्टर विल बी इक्वल्स टू d बाई डी टी। एक काम करता हूं यही लिख देता हूं d बाई डी टी ऑफ, क्या था वो, ओमेगा आर माइनस कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। यस और नो? ऐसा ही कुछ था क्या? यस। तो यहां पर इसको डिफरेंशिएट कीजिए जरा फटाफट से, फटाफट डिफरेंशिएट कीजिए। तो आपके पास में ए वेक्टर कितना आएगा बताइए। देखो ओमेगा आर तो एज इट इज, ठीक है, माइनस एज इट इज, कॉस का डिफरेंशिएशन करोगे, मैं सही लिखा है क्या? शायद गलत लिख रहा हूं कुछ तो भी, माइनस साइन ओमेगा टी था, तभी मैं बोलूं आंसर ऐसे क्यों बदल गया। ओके श्योर, कोई बात नहीं बेटा। ये आएगा और ये वाला कॉस होगा, फिर ये आएगा माइनस साइन और ये था प्लस का कॉस। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लो, माइनस साइन ओमेगा टी और प्लस कॉस ओमेगा टी। ओके ठीक है, चलो तो यहां पर आ जाइए। माइनस तो एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा आपके पास में कॉस ओमेगा टी आई कैप, सॉरी कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा और आई कैप प्लस, अब देखो इस वाली टर्मिनोलॉजी का करिए, कॉस का करोगे तो आएगा माइनस का साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा और जे कैप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन करना आता है। चलो आगे बढ़ जाओ। सो इट इंप्लाइज आई कैन से दैट ए वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, अब देखो यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, मैंने माइनस को बाहर निकाल लिया, यहां पर भी ओमेगा है, यहां पर भी ओमेगा है, बाहर निकाल लेता हूं तो ये बन जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर और ये क्या बन जाएगा, ये बन जा रहा है कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस का साइन ओमेगा टी जे कैप। यस और नो?
मैं बोला बिल्कुल सही बात है। अब एक काम करते हैं, ए वेक्टर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर और आर को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बन जाएगा कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस का आर साइन ओमेगा टी जे कैप। बन रहा है क्या? देखिए फटाफट से, यस और नो, बिल्कुल बन रहा है। अब इसको देखो, ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है, क्या मैं उसको आर वेक्टर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इसका मतलब आ गया ए वेक्टर बराबर का माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। ठीक है, अब ये जो चीजें मैंने करी है ना, इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं। ठीक है, बोलो क्या क्या कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं? सर वो तो आपको ही पता। देखो पहला काम आपको देता हूं करने को, पहला काम आपको मैं करने को दे रहा हूं वो ये है। कई लोगों ने सोचा होगा यहां पे खाली स्पेस छोड़ दिया सर ने, क्यों छोड़ी होगी? तो देखो मैं पहला काम आपको दे रहा हूं, आर वेक्टर डॉट वी वेक्टर सॉल्व कीजिए। आर वेक्टर डॉट वी वेक्टर को सॉल्व कीजिए फटाफट से। क्या आंसर आ रहा है बताइए? आर वेक्टर डॉट इसको सॉल्व करेंगे तो देखो वी का तो आंसर ये रहा, ये आर का रहा। तो क्या करते हैं भैया, मल्टीप्लाई करते समय डॉट प्रोडक्ट में, तो आई कैप वाले को आई कैप वाले के साथ में। ठीक है, ओके चलो तो करिए, फटाफट से करिए और देखो क्या मिल रहा है आपको। खूबसूरत सा रिजल्ट आएगा, फटाफट करिए। देखो ओमेगा आर और ये आर को कॉमन निकाल के बाहर रख लीजिए। ठीक है, तो ओमेगा इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, वो तो छोड़ दीजिए, ओमेगा आर स्क्वायर को तो छोड़ दीजिए। अब आई कैप और आई कैप में देखो मेरे पास में यहां से कॉस ओमेगा टी और यहां से साइन ओमेगा टी बचेगा, और यहां पर ये माइनस साइन ओमेगा टी है और यहां पर कॉस ओमेगा टी है। इससे क्या थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अब करिए, कॉस ओमेगा टी इंटू दिस करोगे तो कितना आएगा? माइनस का कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी और प्लस, अब देखो ये साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बराबर है, आ गया क्या? अब देखो ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो आर वेक्टर डॉट वी वेक्टर बराबर आ रहा है 0। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब यह है कि पोजीशन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। सर डायग्राम में कहीं दिख रहा है क्या? अब देखो मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं। देखो हो क्या रहा है यहां पर, जरा ध्यान से यदि आप देखोगे तो इस समय ये आपका पोजीशन वेक्टर है और ये इस समय आपका वेलोसिटी वेक्टर बनेगा। यहां पर देखो क्या ये परपेंडिकुलर है। अच्छा इस जगह पर यदि आप देखोगे तो ये आपका रेडियस वेक्टर हो जाएगा और इस जगह पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे आएगी, यहां पर भी 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। सो पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के अंदर में रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर, तो रेडियस वेक्टर वेलोसिटी के क्या है? परपेंडिकुलर है। अच्छा और क्या क्या कंक्लूजन निकल रहा है? एक तो यहां का कंक्लूजन हो गया, दूसरा देखिए क्या है, यहां से कंक्लूजन निकल के आ रहा है। इस कंक्लूजन को आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखो यदि ये आर वेक्टर है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन तो आपको पता लग गई ये है। ठीक है, आर वेक्टर की डायरेक्शन, ये आर की डायरेक्शन हो गई इस डायरेक्शन में। अब ए वेक्टर के लिए माइनस और आ रहा है, इसका मतलब पता क्या है कि ए वेक्टर इज अपोजिट टू आर वेक्टर। ए वेक्टर इज अपोजिट टू आर वेक्टर। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब समझिए कि इसके अंदर में यहां पर यदि आप ध्यान से देखोगे तो भैया आपका यदि ये वाला देखो, ये वाला यदि आर वेक्टर है तो इस समय एक्सेलरेशन के लिए डायरेक्शन ये वाली आ रही है, सर्कल में घूमे। ठीक है, ये आपका रेडियस वेक्टर यदि बाहर निकल रहा है तो इसी जगह पर आपका एक्सेलरेशन वेक्टर यहां पर आपका ये वाला आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? सो रेडियस वेक्टर एंड एक्सेलरेशन आर अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर। ये यहां पर कहानी निकल के आ रही है। और सिंस, अब देखो यहीं से ये रेडियल एक्सेलरेशन टर्म समझ में आ रही होगी आपको। जब हमने प्रीवियस लेक्चर में ए का जो वैल्यूज निकाला था वहां से आपको कुछ पता नहीं लगा था। अब मैं आपको चाहूं तो मैं बता देता हूं क्या, कि आपके पास में कुछ ऐसा आया था रिजल्ट। कैसा आया था कि ए बराबर आ चुका था ओमेगा इंटू वी आ गया था, फिर ओमेगा की जगह आपने वी बाई आर रखा तो वी स्क्वायर बाई आर एक आंसर आ रहा था, और वी की जगह ओमेगा आर रखा तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये वाला रिजल्ट तो आपको याद है। अब यहां से एक बात तो कह सकते हो कि ये सारे रिजल्ट सेम है भाई। ए बराबर यदि ओमेगा स्क्वायर आर है तो इसका मतलब ये और ये रिजल्ट तो सेम ही है ना, यस और नो? भैया ओमेगा इंटू वी यहां से लेके आ जा सकता हूं मैं, क्यों? क्योंकि मेरे को ये सारे रिलेशन मालूम है। लेकिन प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोल तो दिया आपको कि भैया वो रेडियल एक्सेलरेशन है या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, लेकिन वहां पर फील नहीं आई थी आप लोगों की कि सच में वो रेडियल है या नहीं है, सच में वो सेंट्रीपिटल है या नहीं है। लेकिन आज के इस डेरिवेशन में अब आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि भैया रेडियस वेक्टर बाहर की तरफ डायरेक्टेड है और जो एक्सेलरेशन आया है वो अंदर की तरफ डायरेक्टेड है, अंदर की तरफ डायरेक्टेड है।
बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम लोगों ने उसे क्या नाम दिया है, रेडियल एक्सेलरेशन, या इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम लोग कहने वाले हैं। तो क्या कल का लेक्चर में जिन लोगों को ये डाउट रहा होगा, क्या आज के लेक्चर में ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर कल ही करवा लेते सब कुछ तो टेंशन ही नहीं होती थी, एक दिन तो हमारी नींद नहीं आई पूरी, रात भर हम सोच रहे थे कि ये कैसे सर ने बोल दिया, ये तो हमको बताया ही नहीं, डायरेक्ट बोल दिया, क्या हमें डायरेक्ट रटना है हर बार? तो देखो भाई कंफ्यूजन क्लियर है। अरे यस और नो बोलो, हाँ या ना, आ रहा है क्या सब कुछ, कि कुछ जा भी रहा है? सर जा ही रहा है, आ तो कुछ ही नहीं रहा। चलो बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ ये फंडा। दैट इज द फंडा फॉर व्हाट, रेडियल एक्सेलरेशन। क्या ये फंडा क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर एक दो रिलेशन के बारे में और बात करते हैं, और वो ये है कि देखो कोई जरूरी थोड़ी है कि आपका पार्टिकल हमेशा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करे, कोई जरूरी नहीं है। अब कोई जरूरी नहीं है तो हम लोग बात करते हैं यहां पर, और वो ये है कि इसको मैं मिटा रहा हूं और यहां पर हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं कि भैया पार्टिकल यदि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो क्या होगा। नॉन यूसीएम के लिए हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब भैया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी होगी तो यहां पर कहीं ना कहीं आपका एक पार्टिकल होगा जिसे हम लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही मूव कराएंगे, ठीक है। अब यहां पर यदि मैं बात करता हूं तो किसी समय एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, रेडियस वेक्टर आर है, वो कहानी बिल्कुल वही रहने वाली, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब मैं यहां पर क्या कहता हूं कि मैंने माना कि लेट्स से कि पार्टिकल की किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी v है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, रेडियस वेक्टर r है, तो भैया मैं जानता हूं, उसी बात को मैं यहां पर लिख देता हूं, वी नो दैट कि v वेक्टर बराबर होता है आपका ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। v वेक्टर बराबर होता है आपका ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। क्या ये बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत होना ही पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूं, दोनों साइड में कर देता हूं डिफरेंशिएशन, सो आई कैन राइट dv वेक्टर बाई dt बराबर d बाई dt ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। यस और नो? बिल्कुल सही है, मतलब बिल्कुल सही बात है। तो यहां से देखिए dv वेक्टर बाई dt कैन बी रिटन एज, देखो अब इसको करोगे तो कैसे आएगा, जरा ध्यान से देखना यहां पर, ये आएगा d ओमेगा वेक्टर बाई dt क्रॉस r वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस dr वेक्टर बाय dt। सोचिए क्या ये सिचुएशन बनेगी? ध्यान से देखिए, डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस एल आर वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर बाई डी टी, तो ये मेरे पास यहां पर सिचुएशन बनती है। तो देखो इस चीज को लिखा जा सकता है, एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज डी ओमेगा बाई डी टी, मतलब आप लिख दोगे अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर प्लस का यहां से देखिए ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ठीक है। ये ऐसी टर्मिनोलॉजी आ गई। अब यहां पर एक बात समझिए, वो क्या है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी को हम लोग पहले ही पढ़ के आए हैं, सर नहीं पढ़ा, बट एक बात बताइए, क्या मैंने आपको ये बताया था कि भैया वो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ओमेगा वी, ये तो पढ़ा है भाई। ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर भले ही नहीं पढ़ा है, वो मैं भी जानता हूं नहीं पढ़ा है, लेकिन क्या हमने ओमेगा वी को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन बोला है? यस और नो? तो आपने बोला सर वो तो बोला है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है ये आपके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रिलेट कर रही है, और ये जो है ये सिर्फ एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो फिर ये वाली टर्मिनोलॉजी जो यहां पर बन रही है ये क्या है, व्हाट इज दिस? इसका क्या करें सर जी? इसके बारे में तो आप कुछ बोल ही नहीं रहे। क्या इसके बारे में आप कुछ बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे। अच्छा यहां पर और थोड़ा सा यदि मैं एनालिसिस करूं तो मैं इतना जरूर समझ चुका हूं कि ये जो अल्फा है ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है। ये क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन है। ये क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन है। बात समझ में आ रही है? तो मैं इसको जरा अगले पेज पर लेके जा रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर आइडिया दे सकता हूं मैं। देखो मैं वापस से इसी चीज को लिखूंगा, या फिर मैं बोलूं तो पूरा ही रिलेशन लिखना पड़ेगा, मुझे भी कहां से याद आएगा। देखो फटाफट कर रहा हूं, शॉर्टकट में कर रहा हूं। वी वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और ये आ जाएगा ए वेक्टर बराबर का डी ओमेगा वेक्टर बाई डी टी क्रॉस आर वेक्टर प्लस का ओमेगा वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर बाई डी टी, और ए वेक्टर बराबर अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर प्लस का ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ठीक है, चलो ये आ गया।
अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, वो क्या है, देखो यदि इफ ओमेगा इज कांस्टेंट, यदि ओमेगा आपका कांस्टेंट हो जाए, ओमेगा क्या हो जाए आपका कांस्टेंट हो जाए, ओमेगा यदि आपका क्या हो जाए कांस्टेंट हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह हो जाएगा कि यू आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उस केस में ए वेक्टर जो आ रहा है वो देखो, इफ ओमेगा इज कांस्टेंट तो ये आपका यूसीएम हो जाएगा, मैं वापस से लिखना पड़ेगा लगता है, इफ ओमेगा इज कांस्टेंट तो ये यूसीएम हो जाएगा। इसका मतलब ये आएगा कि भैया डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखिए चीजें वही हैं, इन पे छोटे छोटे सवाल बनते हैं, इसलिए मैं बार बार करा रहा हूं, एक बार दो बार चीजें रिपीट हो रही होंगी, ठीक है। ऐसा लगता है सर्कुलर मोशन के शुरुआती फेज में ना बहुत सारी चीजें ना बार बार आती हैं, क्यों, उसके रीजन है कि ये छोटे छोटे से जो क्वेश्चन है वो कवर कर सके हम लोग, ठीक है। सो डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। तो अब देखो डी ओमेगा बाई डी टी जीरो यहां पर हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि यहां से आपको ए वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस डी आर बाई डी टी मतलब वी वेक्टर मिल जाएगा। तो ये आपके पास में आ गया, और ये है आपका रेडियल एक्सेलरेशन, क्योंकि आपको मालूम है कि भैया ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है, तो ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ओके। अच्छा दूसरी बात ये है कि मान के चलो ऐसा हो जाए कि आर जो है क्या है, आर यदि कांस्टेंट हो जाए, तो ये भी हो सकता है। मैंने बोला इफ आर इज कांस्टेंट, तो उस केस में आप क्या बोलोगे, उस केस में आप कुछ बोल तो नहीं पा रहे हो, आर इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, सोचिए जरा, सोचिए जरा, सोचिए जरा, सोचिए जरा, सोचिए जरा, सोचिए जरा, सोचिए अगर क्या किया जाए। देखो आर कांस्टेंट का मतलब क्या है, आर क्या है यहां पर, क्या आर रेडियस से मतलब है, तो आप बोलोगे यस रेडियस से तो मतलब है, लेकिन यहां पर एक बात और समझिए, वो क्या है कि आर यदि कांस्टेंट है तो आर चेंज नहीं हो रहा है, आर क्या है, एक वेक्टर है। अब यदि वो आगे पीछे कहीं घूमेगा तो वो चेंज होगा, लेकिन घूमा नहीं है मतलब चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब यहां से आप कह सकते हो डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और डी आर बाई डी टी जीरो हो जाएगा तो आपके पास में ए वेक्टर बराबर आएगा डी ओमेगा बाई डी टी मतलब अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। क्या ये बात आएगी। अब ये वाला जो एक्सेलरेशन है इसको हम लोगों को समझना है। बेसिकली इस एक्सेलरेशन को बोला जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसे क्या बोला जाता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोला जाता है, या हम लोग इसे लिख देते हैं ए टी वेक्टर बराबर अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। जैसे मैंने उसे लिख दिया है रेडियल एसी वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, वैसे इसे बना देते हैं हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये बहुत ही खूबसूरत चीज है जो आपको यहां पर समझनी है कि भैया ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जो मैं बात करवा रहा हूं यहां पर आपको, वो किस सेंस में, किस प्रकार से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन की बात हम लोगों को यहां पर करनी है, एग्जैक्टली करना क्या है, बोलो कैसे हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करें। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो यहां पर एकदम सिंपल सी चीज करते हैं कि देखो ये आपका पार्टिकल इस सर्कल के ऊपर चल रहा था, ठीक है, मैंने बोला सही बात है। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो तो क्या इस जगह पर पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और आपका ये क्या बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में है, एसी वेक्टर, यस और नो। भैया एसी वेक्टर सेंट्रीपिटल वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है या नहीं है, चलो वही चाहिए तो वेक्टर साइन को हटा लो, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में है, क्या बिल्कुल सही बात है। अच्छा और एक बात और सोचो जरा, यहां पर एक बात और सोचो, वो ये है कि यदि मैं यहां पर और थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करूं तो एक बात बताइए, ये टेंजेंशियल का मतलब क्या है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब आ रहा है, जब आर कांस्टेंट है। आर क्या है, कांस्टेंट है, तो आर चेंज नहीं हो रहा है। यदि मैं बात करूं पहले वाले केस में तो ओमेगा कांस्टेंट था, पहले वाले केस में क्या था, ओमेगा कांस्टेंट था, बट आर चेंज हो रहा था। अब देखो यदि यहां पर बनाओगे, 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 तो सब जगह आर की वैल्यू अलग अलग आ जाएंगी। क्यों, क्योंकि जैसे टाइम चेंज होगा, जैसे टाइम चेंज होगा तो आपका थीटा चेंज होगा। थीटा क्या होगा, चेंज होगा। सर ओमेगा के बारे में तो बोली नहीं आपने, थीटा चेंज होगा कैसे, सोचिए सर, सोचिए सोचिए सोचिए। सर जी ओमेगा आपका भले ही कांस्टेंट है, ओमेगा आपका कांस्टेंट है, बिल्कुल सही बात है, और थीटा बराबर क्या होता है, ओमेगा टी होता है, यस और नो, ये बात से आप सहमत हैं। मैंने बोला एट टी बराबर जीरो, यदि आप यहां से शुरू करें हैं टी बराबर जीरो, आपने इस जगह से शुरू किया है, तो टी बराबर जीरो पर थीटा बराबर कितना आ गया, जीरो, बोलो सही बात है। अच्छा ओमेगा का एक फॉर्मूला आपको मालूम है, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी होता है, यस और नो,
मैं होता है कि नहीं होता है, मैं सही बात है। इसके बेसिस पर मैं यहां पर बोलता हूं कि लेट से मैंने बोला है टी बराबर टी बाई कैपिटल टू, कैपिटल टी बाई टू, तो इसका मतलब बोलिए थीटा बराबर कितना आएगा, ओमेगा मतलब 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी बाई टू। तो देखो 2 से 2 कटेगा, टी से टी कटेगा, तो आंसर आ गया पाई। इसका मतलब टी बाई टू पर आपका पार्टिकल यहां से चल के इस जगह पर पहुंच गया। क्या यदि मैंने लिखा होता एट टी बराबर टी बाई 4 लिखा होता तो थीटा कितना आता था, फटाफट सोचिए। तो आप बोलोगे 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी बाई 4 लिखता तो आंसर आता था पाई बाई 2। मतलब टी बाई 4 में आपका पार्टिकल इस जगह पहुंच चुका है, ये टी बाई 4 की पोजीशन है, ये टी बाई 2 की पोजीशन है। यस और नो, समझ में आ रहा है क्या? तो इवन दो आपका ओमेगा कांस्टेंट है, लेकिन टाइम के चेंज होने से थीटा चेंज हो रहा है, और थीटा के चेंज होने से आर वेक्टर बराबर जो कि आर कॉस थीटा आई कैप प्लस का आर साइन थीटा जे कैप आपने लिखा था, क्या वो भी परिवर्तित हो रहा है? नहीं आया, नहीं आया ना। फिर से सुनो, देखो पहला केस में क्या पढ़वा रहा था, पहला केस में पढ़वा रहा था, देखो ये तो आपकी फाइनल इक्वेशन हो गई एक्सेलरेशन की, ठीक है, इसमें तो कोई शंका नहीं होनी चाहिए। ए वेक्टर बराबर अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर प्लस का ओमेगा वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सर ये अल्फा क्या है, तो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, क्योंकि छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज को मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं। डी ओमेगा बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विल बी एंगुलर एक्सेलरेशन। ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी ऑलरेडी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। तो ए वेक्टर कैन बी रिटन एज अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर प्लस का ओमेगा वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इतना हम जानते हैं। अब यहां पर मैं दो कंडीशन लगा सकता हूं, या तो ओमेगा कांस्टेंट हो या आर कांस्टेंट हो। तो ओमेगा कांस्टेंट का केस है, ओमेगा इज कांस्टेंट का मतलब हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो डी ओमेगा बाई डी टी आ गया 0 बराबर, ये बात आप जानते हैं। अब यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि सर ओमेगा के कांस्टेंट होने से एक्सेलरेशन कैसे बन रहा है, वो हम लोगों ने समझने की यहां पर कोशिश की। तो मैंने माना ओमेगा इज अ कांस्टेंट, तो लेकिन ओमेगा भले ही कांस्टेंट ले लिया, तो मैं यहां पर एक बात जानता हूं कि पोजीशन वेक्टर जो है आर वेक्टर दैट कैन बी रिटन एज आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। अरे यस और नो, मैंने बोला सही बात है। अब यहां पर ये थीटा जो है, बेसिकली थीटा क्या है, ओमेगा टी है। तो यहां पर सोचिए टी बराबर 0 पर आपका पार्टिकल इस जगह पर, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। देख लीजिए यहां पर रख के, थीटा की जगह 0 रखे तो cos 0 1 आएगा, तो आर आई कैप आएगा कि नहीं आएगा, और थीटा की जगह यहां 0 रखे तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये तो पूरा कट जाएगा। तो भैया टी बराबर 0 पर आपका पार्टिकल इसी जगह पर है। कई लोगों के मन में तो अभी भी यही डाउट हुआ होगा, अभी तक डाउट रहा होगा कि सर यहां से क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे, यहीं से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, बार बार रहा था कि नहीं रहा था, बोलो कितने लोगों के मन में ये डाउट था? बहुत सारे रहे होंगे, बोलेगा कोई नहीं। तो मैं क्लियर हुआ भैया, थीटा बराबर 0, टी बराबर 0 पर थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 यहां पर रखिए, तो आर कॉस 0, कॉस 0 का मतलब 1, तो ये आ गया आर आई कैप। और आई कैप का मतलब क्या होता है, अलोंग एक्स डायरेक्शन, अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो यहां पर देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो भैया आपका ये वाला आ गया इनिशियली, बराबर है। अब समय बदला, भाई टाइम तो बढ़ता रहेगा, टाइम बढ़ता रहेगा तो जैसे जैसे टी चेंज होगा वैसे वैसे आपका थीटा चेंज होगा। अब सोचिए मैं इस टाइम को कैपिटल टी के टर्मिनोलॉजीज में लिख रहा हूं। कैपिटल टी क्या है, कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। तो अब आप समझ सकते हैं कि भैया यहां से लेकर के पूरा घूम के लगने में टाइम टी है। तो टी बाई 4 में पार्टिकल कहां है, या टी बाई 2 में पार्टिकल कहां है, तो भैया टी बाई 4 रख दिया मैंने, टी की जगह टी बाई 4 रख दिया, तो थीटा बराबर 2 पाई अपॉन 4 टी इंटू टी बाई 4 करा, पाई बाई 2 आ गया। मतलब टी बाई 4 समय में आपका पार्टिकल यहां से लेकर के यहां पहुंच गया। बात समझ में आ रही है? सो यहां से देखिए, यदि ये यहां पहुंच गया तो मतलब आपका थीटा कितना आया है, पाई बाई 2 आया, यहां पर पाई बाई 2 रख के देखिए, तो भैया पाई बाई 2 मतलब cos 0 हो जाएगा, और साइन पाई बाई 2 मतलब 1, तो आर वेक्टर बराबर आर जे कैप आ जाएगा, तो ये वाला आपका बन जाएगा। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो इसका मतलब ये है कि इवन दो आपका ओमेगा कांस्टेंट है, बट पोजीशन इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यदि पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब तो यही है कि यहां पे वेलोसिटी है। और अब इस इक्वेशन से ही तो मेरे पास वेलोसिटी आई है, और वेलोसिटी से मेरे पास एक्सेलरेशन आ रहा है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन तो यहां पर है। और ये वाला जो एक्सेलरेशन है, ये कौन सा एक्सेलरेशन है? ये वो एक्सेलरेशन है जो मैंने आज के शुरुआत में किया है। किधर गया? देखो ये इस वाली इक्वेशन से आ रहा है, और इस वाली इक्वेशन से जब मैंने सॉल्व किया था तो मुझे मिल रहा था ए वेक्टर बराबर का माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, और यहां पर आर वेक्टर बाहर है तो ए इसके अपोजिट है, और ए क्या है, एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये मुझे को यहां पर एक एक्सेलरेशन मिल रहा है, और ये है आपका रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा।
क्या मुझे इसको मिटा देना चाहिए? एक काम करता हूं, मिटाता नहीं हूं, आगे बढ़ता हूं और अगले वाले इस पॉइंट को हम लोग जरा कवर करने की कोशिश करते हैं। यस और नो? अब ये ओमेगा वी से हम लोग जो बाकी चीजें लिखते हैं ना, जैसे ओमेगा स्क्वायर इंटू आर या वी स्क्वायर अपॉन आर, वो सारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का खेल है, वो नॉर्मल है, कोई डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब दूसरी हम लोगों को बात करनी है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि भैया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में हो क्या रहा है। किधर गई कहानी? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के केस में हो क्या रहा है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए बोला जा रहा है कि इफ आर इज कांस्टेंट, बराबर है आर इज कांस्टेंट, तो भैया आर वेक्टर तो आपको मालूम है, ये है आपका आर कॉस थीटा आई कैप प्लस का आर साइन थीटा जे कैप। बोलो यस और नो? मैं बोला सही बात है। तो आर वेक्टर को लिखा जा सकता है आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस का आर साइन ओमेगा टी जे कैप। अरे यस और नो? सही बात है। अब यहां पर बोला गया है कि आर कांस्टेंट है, तो आर बराबर कांस्टेंट होने के लिए बताओ क्या होगा? इसका क्लियर सा मतलब है कि भैया टाइम इज नॉट चेंजिंग। अरे यही होना चाहिए इसका मतलब। तो भैया टाइम यदि बदला तो ये तो आर चेंज हो जाएगा। भाई टाइम बदला तो आर चेंज हो जाएगा, तो टाइम बदलना नहीं चाहिए। टाइम शुड नॉट मूव। अब टाइम नहीं बदलेगा तो फिर कहानी क्या होगी? कहानी ऐसे होगी कि किसी समय पर जहां पर भी आपका पार्टिकल है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब मान के चलो t बराबर 0 पर आपका पार्टिकल कहीं यहीं पर है, ठीक है, t बराबर 0 पर आपका पार्टिकल कहीं यहीं पर है। अब इस समय यदि मैं इसकी वेलोसिटी की बात करूं तो अब आप यहां पर देखो कौन कौन सी चीजें बात करी जा सकती है। ये आपका रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी और इस जगह समय पर ये आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? बिकॉज आई नो दैट वेलोसिटी एंड रेडियस इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये बात मैं समझ चुका हूं। अब यहां पर यदि मैं देखता हूं तो वो क्या है, चीजें निकल के आती हैं। तो ए वेक्टर बराबर आता है आपके पास में अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। अच्छा यहां पर आपका पार्टिकल की ओमेगा क्या है? सॉरी ओमेगा कांस्टेंट कैसे लिख दिया मैंने? ओमेगा कांस्टेंट लिख दूंगा तो फिर ये 0 हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिए। अब बेसिकली क्या हो रहा है यहां पर कि प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? बोलो प्रॉब्लम यहां पर आ कहां पे रही है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के केस में आ रही है कि हमें पता ही नहीं पड़ पा रहा है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो भैया देखो पार्टिकल का आर तो चेंज होना नहीं चाहिए, आर की डायरेक्शन ऐसे, वेलोसिटी ऐसे, मैं बोला सही बात है। और सॉल्व करके ए वेक्टर बराबर आया अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर आया है। और यहां पर यदि हम लोग ध्यान से देखें तो क्या सिचुएशन बनेगी? एक्सेलरेशन तो अभी भी है, एक्सेलरेशन तो अभी भी है। अब आर को बिना चेंज करके यदि एक्सेलरेशन देना है तो भैया या तो आप इस डायरेक्शन में दीजिए या फिर इस डायरेक्शन में दीजिए। हालांकि यदि ऊपर दिया तो ये एक्सेलरेशन कहलाएगा और नीचे दिया तो ये रिटार्डेशन कहलाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन यदि देना ही है तो क्या आपको ऐसे ही देना होगा या नहीं देना होगा? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अब अल्फा वेक्टर और आर वेक्टर के केस में यदि मैं बात करता हूं, अल्फा वेक्टर और आर वेक्टर के केस में यदि मैं बात करता हूं तो अल्फा वेक्टर क्या होता है? अल्फा वेक्टर इज ऑल्सो अ रेडियल वेक्टर, बराबर है। और उसके केस में उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? यदि आपका पार्टिकल इस डायरेक्शन में चल रहा है तो भैया देखो ये यहां से ऐसे आ गया, अरे आ गया कि नहीं आ गया? तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अल्फा वेक्टर, ये आर वेक्टर की डायरेक्शन है। तो आर वेक्टर और अल्फा वेक्टर को सोचिए, यदि मैं यहां पर बनाने की कोशिश करूं तो क्या ऐसा बनते हुए नजर आएगा? मतलब देखो उस उंगली पे है आपका रेडियस वेक्टर और इस उंगली पर है अल्फा वेक्टर, अंगूठे पे अंगूठा मेरा अल्फा वेक्टर और ये आर वेक्टर। सो क्या दोनों के बीच में 90 का एंगल है? बिल्कुल सही बात है। तो यहां से a बराबर आ जाता है अल्फा आर साइन 90, तो a बराबर आ जाता है अल्फा इंटू आर। सो ये जो एक्सेलरेशन आता है, अब ये एक्सेलरेशन आता है, अब ये क्या होना चाहिए? दिस a should be परपेंडिकुलर टू अल्फा एंड आर। ए कैसा होना चाहिए? ए जो है एक्सेलरेशन तो है ना, ये कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू अल्फा और आर। अब आप सोचिए इनके परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो कैसे लगाऊंगा? या तो वो ऐसे होगा या फिर वो ऐसे होगा, या तो वो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। इसके अलावा कोई पोजीशन आप सोच के बता दीजिए। देखो मैं ऐसे नीचे लेके आता हूं, ये अंगूठा है अल्फा वेक्टर, ये है रेडियस वेक्टर जो इस डायरेक्शन में है, डायग्राम में उंगलियां दिख रही हैं।
अब ए जो आ रहा है, देखो यहां पर ये जो ए आ रहा है, आपको दिखा कि नहीं दिखा क्या मालूम, ये वाला जो ए आ रहा है दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू अल्फा एंड आर वेक्टर। क्यों? मेरा क्रॉस प्रोडक्ट क्या बोलता है, यही बोलता है कि नहीं बोलता है? तो यदि मुझे इसको परपेंडिकुलर लाना है तो किधर होना चाहिए? आइदर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन। तो या तो ऊपर या फिर नीचे। और यदि ये ऊपर या नीचे है तो क्या ये अलोंग दी टेंजेंट है? बोलो, क्या ये अलोंग दी टेंजेंट है? और यदि ये अलोंग दी टेंजेंट है, इसका मतलब इसीलिए इसको नाम दिया गया है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बोलो, कहानी समझ में आई क्या? श्योर है? क्लियर है? अब मैंने जो कहानी पढ़ी थी, मैं कहानी को यहां से दो टुकड़ों में तोड़ के लेके गया। ए वेक्टर बराबर अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मैंने बोला या तो ये कांस्टेंट होगा तो कहानी ऐसे बढ़ेगी, और यदि ये कांस्टेंट नहीं और आर कांस्टेंट है तो कहानी ऐसे बढ़ेगी। और दोनों ही कांस्टेंट कर दिए तो फिर मतलब ही क्या है पढ़ने का? फिर तो जीरो ही हो गया सब कुछ। बात समझ में आई? लेकिन दोनों एक ही साथ में प्रेजेंट हुए तो, दोनों ही कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा? तो कुछ इस प्रकार से होगा कि आपका पार्टिकल सर्कल में घूमा, ये ऐसे, और इसके लिए क्या होगा? मान चलो यहां पर पार्टिकल है, इस समय इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो भैया जी इस पर यहां पर मैं यदि बात करता हूं, ये आपका रेडियस वेक्टर हो जाएगा। और इस पर यदि मैं कहानी की शुरुआत करता हूं तो भैया देखो, ये आपका AC हो जाएगा और ऐसा आपका AT लग जाएगा। और यदि ये ऐसा लगता है तो भैया इनका नेट जो आएगा वो इस डायरेक्शन में लग जाएगा। तो भैया यहां से देखिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो बेटा ए नेट जो आएगा वो आएगा AC का स्क्वायर प्लस का AT का स्क्वायर। अब यहां पर वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो ए नेट जो आएगा वो आएगा आपके पास में, AC कितना था? AC की वैल्यू पुट करिए, देखो V स्क्वायर अपॉन R लिख दीजिए या ओमेगा इंटू बी लिख दीजिए, जो भी लिखना है। और इसको आपको लिखना होगा अल्फा इंटू आर, ठीक है? और इनका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, और ये आपका ए नेट आ जाएगा, ठीक है? अब यहां पर कई बार सवाल उठ सकता है, भैया इसका एंगल वेंगल के बारे में बात कर लो जरा। तो देखो इसको मैं यहां पर बनाता हूं, देखो ये ठीक है, ये है आपका AC, ये है आपका AT, ये वाला एंगल मैंने मान लिया थीटा। तो बोलो यहां पर क्या लिखोगे? यहां पर लिखोगे tan थीटा बराबर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो थीटा बराबर आएगा tan इनवर्स ऑफ AC अपॉन AT। सो ये थीटा आ गया, और ये थीटा कहां से है? AT से है। कहां से है? AT से है। तो ये पूरी कहानी हो गई कि भैया ऐसा ऐसा पॉसिबल है। लेकिन ये कब है भैया? ये जो मैं बोल रहा हूं ना, मैंने बोला AT को इस डायरेक्शन में लिया है, लेकिन क्या होगा? कोई जरूरी तो है नहीं। यदि आपका AT इस डायरेक्शन में आ गया तो आप बोलोगे कि भैया जी ए नेट फिर आपका इस डायरेक्शन में आ जाएगा। यस और नो? मतलब पार्टिकल रुक रहा होगा। पार्टिकल क्या हो रहा होगा? रुक रहा होगा, स्लो हो रहा होगा। यस और नो बोलो। ये वाली कहानी कितने लोग ऐसे हैं जिनको समझ में आई है या नहीं आई है? अब वो तो हम लोग आगे डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीजें कहां पर कैसे बन रही है, ठीक है? अब मैं कुछ सवाल पूछता हूं। मान के चलो मैंने पूछा क्वेश्चन, कोई पार्टिकल है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ प्लेन, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ प्लेन, और उसके लिए मैंने बोल दिया कि मान के चलो AC बराबर 0 है और AT बराबर 0 है, तो इसकी मोशन को आइडेंटिफाई करिए। ये कौन सी मोशन हो सकती है? तो AC बराबर 0, AT बराबर 0, इसका मतलब ये है कि ना तो वो सर्कल में घूम रहा है, AC बराबर 0 मतलब सर्कल में नहीं घूम रहा है, AT बराबर 0 मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका मतलब हो गया नेट एक्सेलरेशन भी 0 हो गया। इसका मतलब पार्टिकल कैसे चल रहा है? पार्टिकल इज मूविंग यूनिफॉर्मली। पार्टिकल इज मूविंग यूनिफॉर्मली। हो सकता है वो रेस्ट पे हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यदि वो चल रहा है, क्योंकि मैंने सवाल में शुरुआत में बोला था पार्टिकल इज मूविंग इन अ प्लेन, मैं बोला था, इसका मतलब वो चल तो रहा है, इतना तो श्योर है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, तो मैं बोल सकता हूं ये यूनिफॉर्म मोशन है। और कैसी है? तो ये है आपकी ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन, जो भी आप कहना चाहो कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने सवाल में बोला
चलो दूसरा सवाल करते हैं। ये सवाल है आपके डायरेक्टली, मैंने बोला मान के चलो AC बराबर 0 दे दिया जाए और AT इज नॉट इक्वल टू 0 दे दिया जाए, तो बोलो क्या हो जाएगा। बताओ, ये सवाल है, ये करवा रहा हूं जो मैं, मतलब सवाल यहीं तक है, ये इट इंप्लाइज के आगे तो मेरी कहानी चालू हो रही है, सवाल तो वहीं खत्म। अब बोलो क्या होगा। तो अब आप बोलोगे कि यहां से मुझे इतना पता लग गया कि जो नेट एक्सेलरेशन है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसका मतलब पार्टिकल क्या कर रहा है, टेंजेंट के अलोंग चलेगा, और टेंजेंट के अलोंग चलेगा मतलब वो एक्सेलरेटेड मोशन में है। लेकिन एक्सेलरेटेड तो है ही है, लेकिन ये कौन सी एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड ट्रांसलेटरी मोशन में पार्टिकल आपका चल रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई, यस और नो। ओके चलो अगला सवाल मैं यहां पर बनाता हूं। सवाल ये है तीसरे नंबर का, AC इज नॉट इक्वल टू 0 बट AT बराबर 0 हो जाए, तो अब बताइए कहानी क्या है। तो कहानी का मतलब हो जाएगा कि जो नेट एक्सेलरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है या रेडियल एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब क्लियर है कि पार्टिकल आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। बात समझ में आ गई, श्योर। और चौथा जो सवाल यहां पर बन सकता है वो बन सकता है कि भैया AC भी आपका 0 नहीं है और AT भी आपका 0 नहीं है, तो क्या होगा। तो भैया जी आपका नेट जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा AC स्क्वायर प्लस का AT स्क्वायर, और इसका मतलब है ये परफॉर्म कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये 4 सवाल मैंने यहां पर आपको करवाए, भले मैंने बोला ज्यादा है लिखा कम है, बट दीज आर द 4 क्वेश्चन। मैंने सवाल की शुरुआत कैसे करी थी, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ प्लेन, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ प्लेन एंड देन व्हाट विल हैपन इफ AC इज 0। AC 0 मतलब मैं बोल के यहां पे शॉर्टकट का निपटा रहा हूं। एग्जामिनर यदि पूछना चाहेगा तो एग्जामिनर बोलेगा इफ रेडियल एक्सेलरेशन इज 0 एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज आल्सो 0, तो कौन सी है, यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन है, ये यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन है। फिर अगली वाली एक्सेलरेटेड ट्रांसलेटरी मोशन आई एंड सो ऑन। ये 4 सवाल बनते हैं। अब एग्जामिनर यदि चाहता है कि आपको कोई थियोरेटिकल सवाल बनवाना चाहे तो एग्जामिनर इस पे आराम से आपसे सवाल पूछ सकता है और फिर आपकी भावनाओं के साथ खेल सकता है और फिर आप हैरान परेशान घूम सकते हो, यस और नो। अब यहां से हमारे पास में देखिए कि एक सिचुएशन बन के आती है। वो सिचुएशन क्या कहती है, वो सिचुएशन मुझसे कहती है कि इफ अ पार्टिकल of mass m is moving in a circle, यदि आपके पास में ऐसा हो जाए कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वो सर्कल में घूम रहा है, बस इतना बोला है, तो उस पर कितने फोर्स लग सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कौन कौन से फोर्स, तो भैया जी यहां पर आपका पहला एक नाम आता है, वो आता है सेंट्रीपिटल फोर्स, बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसे हम लोग नाम देंगे FC से। मैं अभी तो बस नाम हेडिंग देके इंट्रोडक्शन देके छोड़ रहा हूं, अभी पूरा डिटेल में पढ़ना है सेंट्रीपिटल फोर्स को। आपको यदि लग रहा होगा कि आज सेंट्रीपिटल फोर्स चालू हो गया और खत्म भी हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होने वाला। सेंट्रीपिटल फोर्स पे बहुत लंबे लंबे सवाल करने अभी हमने को। सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या मतलब हो सकता है कि भैया सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब हो जाएगा मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यस और नो, बोलो सही बात है। तो यहां से भी मैं सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं FC बराबर m इंटू ओमेगा स्क्वायर R, या फिर मैं लिख सकता हूं FC बराबर m V स्क्वायर अपॉन R। तो भैया ये फॉर्मूले हो गए किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के, यस और नो। ओके सर जी, और क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है टेंजेंशियल फोर्स। अरे भैया दूसरा कौन सा फोर्स लग सकता है, टेंजेंशियल फोर्स भी तो लग सकता है। उसने कौन सा पाप किया है, कोई पाप किया है, कोई पाप नहीं किया है। तो भैया टेंजेंशियल फोर्स, तो FT आएगा मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब यहां पर बेसिकली देखो क्या होता है, इसमें ये दोनों से कंक्लूजन में निकालने की और कोशिश करता हूं, वो समझिए। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना वो क्या काम करता है, ये कीप्स द मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, कीप्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट। और दूसरा काम क्या करता है, ये दूसरा काम करता है चेंजेस डायरेक्शन, बराबर है।
यस और नो? इसने क्या किया, सेंट्रीपिटल फोर्स ने काम क्या किया, सेंट्रीपिटल फोर्स ने वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को नहीं बदला, उसने सिर्फ क्या बदला, डायरेक्शन को बदला। मतलब ऐसा बोल सकता हूं, कीप्स द स्पीड कांस्टेंट एंड चेंजेस डायरेक्शन, कीप्स द स्पीड कांस्टेंट एंड चेंजेस डायरेक्शन, वो ज्यादा अच्छा लगेगा लिखने में कंपेयर टू कीप्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? हालांकि ओवरऑल वही बात है, बस मैंने एक पॉइंट को लंबा कर दिया, खींच के, जलेबी नहीं, रबड़ की तरह खींच के 2 पॉइंट बना दिए, अदरवाइज मैं सीधा भी बोल सकता था। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? लेकिन यदि मैं यहां पर बात करूं टेंजेंशियल फोर्स, जिसे Ft से रिप्रेजेंट किया, तो ये Ft क्या काम करता है, Ft चेंजेस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, बराबर है, और कीप्स द डायरेक्शन सेम, कीप्स द डायरेक्शन सेम, कीप्स द डायरेक्शन सेम। क्या किया इसने, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा, किसने, सेंट्रीपिटल फोर्स ने। सेंट्रीपिटल फोर्स ने दूसरा काम क्या किया, डायरेक्शन को चेंज किया। टेंजेंशियल फोर्स ने क्या काम किया, चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और दूसरा काम क्या किया, कीप्स द डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन को सेम रखा। ऐसे आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, इसको हम लोग समझते हैं और थोड़ा सा डिटेल में। ये लाइन मार दी मैंने, ओके। अब जरा देखो क्या हो रहा है, ये आपका पार्टिकल है, इससे ऐसे सर्कल में घूम रहा है। मान के चलो किसी समय यहां पर आपका पार्टिकल है, ठीक है। सोचिए इस डायरेक्शन में आपका 80 लग रहा है, 80 नहीं, अब तो सीधा फोर्स पे बात करते हैं हम लोग। इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। क्या ये बात सही है? अरे बोलो यस और नो। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। मान के चलो देखो Ft और Fc दोनों लग रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इसका रिजल्टेंट जो है वो F नेट इस डायरेक्शन में है, बराबर है। तो क्या यहां से ये पार्टिकल ऐसे घूमेगा क्या? नहीं। अब देखो यहां से ऐसे लग रहा है, मतलब ये अंदर 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 जाने की कोशिश करेगा, यस और नो। मतलब इसका सर्कल छोटा होने वाला है अभी, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? यस, ओके। अब यहां पर मान के चलो मैंने ऐसे कर दिया, क्या ये ऐसी सिचुएशन है। अब मैंने पहला पॉइंट आपसे बोला कि लेट्स से इफ Ft बिकम्स जीरो, Ft बिकम्स जीरो, तो क्या होगा? यदि यहां पर Ft जीरो हो गया, टेंजेंशियल फोर्स जीरो हो गया, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कल ऑफ इंस्टेंटेनियस रेडियस, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यह है कि जिस समय यह सिचुएशन यहां पर है और जहां पे आपने Ft को जीरो कर दिया, तो वहां से ये पार्टिकल अब इस सर्कुलर पाथ को कंटिन्यू कर जाएगा। लेकिन हम यहीं पे थोड़ी मानेंगे, हम तो शैतान हैं, हम तो और सोचेंगे तो कुछ और निकालेंगे। और हमने सोचा कि क्या होगा यदि Fc बराबर जीरो हो जाए। ये इसी इंस्टेंट की कहानी है, यहां पर Fc क्या कर दिया, जीरो। तो देखो Fc कर क्या रहा था, और भी मैं समझाता हूं थोड़ा सा। देखो क्या हो रहा है, कहानी को और समझते हैं। इस जगह पर ये जो पार्टिकल है, Ft वाला बोल रहा है तू आगे चल, आगे चल, आगे चल, आगे चल। Fc वाला बोल रहा है तू इधर चल, इधर चल, इधर चल। लेकिन दोनों का बन गया क्या, F नेट। और F नेट वाला बोल रहा है बेटा तू इधर चल, इधर चल, इधर चल। बराबर समझ में आ रही है? तो यहां से पार्टिकल ऐसे चलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यदि आपका Fc जीरो हो जाएगा, तो बेटा Fc जीरो होने के पश्चात पार्टिकल पर अकेला फोर्स यहां पर बचेगा Ft ऐसे, बराबर। Fc तो जीरो कर दिया, तो Ft क्या चाहेगा कि ये चलेगा इधर 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 इधर। मतलब Ft की कोशिश है, Ft की चाहत है कि ये इस पार्टिकल को इधर चलाए। मतलब सिंपल सी बात है कि भैया ये पार्टिकल ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। यदि यहां पे होता तो ये ऐसे चला जाता, यहां होता तो ऐसे चला जाता, यहां होता तो ऐसे चला जाता। क्या ये बात समझ में आ रही है? सो इसका मतलब क्या होगा कि यदि Fc जीरो हो जाए इस इंस्टेंट पर, सो पार्टिकल विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, ये जो सीधी रेखा मैंने बनाई है उस लाइन के अलोंग पार्टिकल चलेगा। बेसिकली मैं आपको बताऊं, यहां पर एक एग्जांपल आगे चल के आएंगे, हालांकि वो पॉइंट ये है कि जैसे आपने मान के चलो, देखो इसको एकदम सिंपल सा समझाता हूं मैं।
हालांकि मुझे कल समझाना चाहिए, ये है कि यहां पर आपने क्या किया, एक रस्सी बांध दी और यहां पे रस्सी से ये पत्थर बांध दिया, ठीक है, रस्सी से क्या बांध दिया, पत्थर। अब रस्सी से पत्थर बांध दिया तो ये आपका ये सर्कल में घूम रहा है। अब यहां पर सोचो यदि सेंट्रीपिटल फोर्स 0 है, ठीक है, मतलब इस पत्थर पे यदि इस इंस्टेंट पे बात करोगे तो इस डायरेक्शन में लग रहा है mg और इस डायरेक्शन में लग रहा है fc सेंट्रीपिटल फोर्स, या आप fc को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए टेंशन लग रहा है, ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंशन इज सेंट्रीपिटल फोर्स ही आएगा अभी आगे चल के, जब सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे तो टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा, ये मैं बताऊंगा, हालांकि अभी के लिए बता दिया अभी। तो मान के चलो यहां पर ऐसा सवाल बनता है कि यदि मैंने इस इंस्टेंट पर इस रस्सी को काट दिया तो ये पार्टिकल का पाथ क्या आएगा, तो भैया देखो, एक तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसे 4 एग्जांपल देगा वो, 4 ऑप्शन देगा, ये 4 ऑप्शन है। ये पहला ऑप्शन दे दिया कि वो सीधा नीचे गिर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दे दिया कि वो ऐसे मूव कर जाएगा, देखो ऐसे डॉट डॉट बना के, तीसरा ऑप्शन दे दिया कि वो सीधा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दे दिया कि वो ऊपर उड़ जाएगा। इस समय इन चारों में से मोस्ट करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इस समय इन चारों में से मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। हालांकि सिंस आपने प्रोजेक्टाइल पढ़ चुका है, सिंस आप प्रोजेक्टाइल पढ़ चुके हो, तो यहां पर सिचुएशन कैसे है ये डिपेंड करेगा, कि मतलब ऐसा भी तो हो सकता है वो जो पार्टिकल को घुमा रहे हैं वो ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे टेबल के ऊपर रख के, या ऐसे घुमा रहा हूं मैं, ऐसे घुमा रहा हूं मैं, ऐसे घुमा रहा हूं मैं, कैसे भी घुमा सकता हूं। सवाल है ये तो जनरल सवाल है, सिंपल सिंपल, मतलब कभी कभी एग्जामिनर के मन में आता है लॉजिकल सवाल पूछने का, तो वो ऐसे सवाल पूछ लेता है। हालांकि कभी मेडिकल के बच्चों के लिए पता नहीं, उनके मन में ज्यादा आता नहीं है, बट ये है कि हम लोगों को थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को पकड़ने के लिए इन चीजों को देखना पड़ता है, और वो मैंने यहां पर बताने की कोशिश की है। काफी एनर्जी लगी है हमारे, है ना, लगी ना एनर्जी, लेकिन बाद में पता लगेगा कि वर्क डन 0 हो जाएगा यहाँ पे, अरे बाप रे, बाद में पता लगेगा, उसके लिए थोड़ा तो सस्पेंस रखिए। अच्छा, थोड़ा सा सस्पेंस क्या रखेंगे, कई लोग बुकलेट बुकलेट पढ़ पढ़ा के पूरा खत्म करके आएंगे अभी, अच्छी बात है, आपको पढ़ना भी चाहिए। अब कई लोग तो ढूंढते रहेंगे सर ने ये जो चीजें बताई वो दिखती तो है नहीं कहीं पे, अचानक से आ जाती हैं, फिर गायब हो जाती हैं, फिर कुछ मिलती हैं, फिर गायब हो जाती हैं। कोई डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। आज के लेक्चर को रिवाइज करेंगे फटाफट से, ऑलरेडी टाइम चला गया है मेरा, एक्चुअली मुझे यहीं पे पता लगने लगता है 10-11 स्लाइड होती। रेडियल एक्सेलरेशन के बारे में बताया मैंने, एक पार्टिकल है सर्कल में घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, ये मैंने लिया यहाँ पर, और पोजीशन वेक्टर लिया आर वेक्टर आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप से मैंने शुरुआत करी, फिर मैंने यहाँ से डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी को मैंने अच्छे से जमाया, और यहां पर जो चीज लिखी हुई है ये क्या है, आर वेक्टर डॉट वी वेक्टर बराबर 0, मतलब सर्कुलर मोशन के अंदर में रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर आप परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 आया है। ये आपने मोशन इन अ प्लेन में स्केलर्स एंड वेक्टर में भी मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है, वहां पर ये सवाल डायरेक्टली दिया जाता है कि अब पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय आर वेक्टर बराबर आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप, देन फिर 4 ऑप्शन लिखता है, पोजीशन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, पोजीशन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से ये एक करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। दूसरा यहां पर और क्या निकल के आता है कि एक्सेलरेशन जो है इट इज डायरेक्टेड अपोजिट टू द रेडियस वेक्टर, दूसरा कंक्लूजन यहां पे ये निकलता है। तीसरा कंक्लूजन आप जानते हैं, आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि रेडियस वेक्टर बेटा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो जो एक्सेलरेशन है इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये एक बात आती है, सेंट्रीपिटल को रेडियल दूसरा नाम दिया गया है। फिर हम लोगों ने नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करी, हम लोग जानते हैं वी वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, यहां से कहानी को शुरू करी, यहां पे जाके कहानी को अटका बैठे हम लोग की ए वेक्टर बराबर, ए तो एक्सेलरेशन है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर के बारे में थोड़ा सा पता है कि ये एक ऐसा है, लेकिन ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है उसका क्या मतलब है, कौन है ये, कौन है, कहां से आ गया ये, इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े। अब देखो कहानी को फिर से मैंने यहां तक का रिपीट टेलीकास्ट लिखा, मैं बोला यार थोड़ा सा चाहिए जरूरी करके, फिर मैं बोला यार ओमेगा कांस्टेंट हो मतलब यूसीएम हो तो क्या कहानी है, तो ये आता है, तो ये तो हमें पहले से पढ़ा हुआ है, सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन। फिर मैं बोला यदि आर कांस्टेंट हो क्या हो जाएगा, आर कांस्टेंट होने पर ये टर्मिनोलॉजी आ रही है, ये कौन है, इसके बारे में कैसे पता लगे। लास्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये कहानी बहुत लंबी पढ़ा के उसके बाद में आई है, ये पहले आपने रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए कहानी को करी, और उसके बाद में कहा गया आर कांस्टेंट पे, पर यहां से आर कांस्टेंट अगर टाइम इज नॉट चेंजिंग, वो बहुत सारा कुछ किया तो यहां से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पे हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचे कि भैया ये कैसे अलोंग दी टेंजेंट लग रहा है, कैसे लग रहा है वो मैंने बताया ना, क्रॉस प्रोडक्ट लगा के अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर से, तो यहां से ये कहानी पर पहुंचे जिसको बैक जाके लिख दिया। फिर मैंने बोला दो एक्सेलरेशन लग रहे हैं, एक टेंजेंशियल और एक सेंट्रीपिटल, तो टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल से नेट एक्सेलरेशन ए आ गया,
ये तब आया जब आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ v, मतलब क्या है, स्पीड इज इंक्रीजिंग। क्लियर सी बात है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मतलब स्पीड इंक्रीज हो रही है, लेकिन उल्टा हो जाए तो स्पीड इज डिक्रीजिंग, उल्टा हो जाए तो स्पीड इज डिक्रीजिंग, तो ए नेट इधर आएगा। ये मेरा यहां पर हो गया, ये एंगल वेंगल निकाल लिया। आगे क्या पढ़ाया, आगे मैंने ये 4 क्वेश्चन पढ़ाए कि यदि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 है, टेंजेंशियल भी 0 है तो यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन, सेंट्रीपिटल 0 है लेकिन टेंजेंशियल 0 नहीं है तो एक्सेलरेटेड ट्रांसलेटरी मोशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 नहीं है, ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन 0 है, सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है। मैं क्या बोल दिया था अभी, यदि गलत बोला हो तो समझ जाइए, मैं इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात कर रहा हूं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नॉन जीरो है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, तो इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा, मतलब पार्टिकल आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन यदि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी 0 नहीं है और टेंजेंशियल भी 0, ओ बेटा काफी बड़ी ब्लेंडर मिस्टेक हो गई है, ये नॉट 0 है। ठीक है, आप सोचिए ना यार, चौथा ऑप्शन यही होगा ना, दोनों नॉन जीरो वाले, तो ए नेट आपका ये आएगा, मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अच्छा हुआ मेरे को यहाँ पे गलती मिल गई, कई लोग उंगली उठाएंगे, सही कर दी हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने बोला कि भैया यदि मान के चलो एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वो एक सर्कल में घूम रहा है, तो वहां पर 2 टाइप के फोर्सेस के बारे में मैं सोच सकता हूं। एक हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, तो Fc बराबर एमएसी क्यों सोच पा रहा हूं, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में सोच लिया। तो यहां से ये मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आ गया। ये करता क्या है, कीप्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब स्पीड का जो मैग्नीट्यूड उसे कांस्टेंट रखता है, लेकिन वेलोसिटी को डायरेक्शन को चेंज करता है, पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज करता है। दूसरा टेंजेंशियल वाला है, टेंजेंशियल वाला क्या करता है, ये मैग्नीट्यूड को, स्पीड के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है बट डायरेक्शन को समान रखने की कोशिश करता है। कैसे करता है, तो मैंने यहां पर एग्जांपल समझाया कि भैया ऐसे ऐसे कुछ होने वाला है। मतलब कैसे, यदि Ft 0 हो गया तो सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगा, तो ये क्या करेगा, ये इसको सर्कल में घुमाने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि सेंट्रीपिटल 0 हो गया, मतलब ये क्या करेगा, ये वाला 0 हो गया तो ये इसको ऐसे इस डायरेक्शन में, मतलब अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मूव कराने की कोशिश करेगा। इसके लिए मैंने एक सर्कल का एग्जांपल भी लिया, पत्थर को बांध के घुमाने की कोशिश करी। ठीक है, और ये अपना आज का यहां पर सेशन बेटा हमारा समाप्त होता है। मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए